नमस्कार, जय मां भारती। दोस्तों, अगर आपको ये कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन भी जरूर दबाइएगा, जिससे कि आपको भविष्य में आने वाले एपिसोड्स का नोटिफिकेशन मिल सके। गाजा और सिनाई के बॉर्डर के पास स्थित अल मवासी नामक एक गांव में आधी रात बीते थोड़ी देर हो चुकी थी। ज्यादातर गांववासी नींद में डूबे हुए थे, लेकिन एक घर की लाइट्स अभी भी जल रही थीं। इस घर का मालिक मबरूक अभी तक वापस नहीं आया था। अपने तीनों बच्चों को खाना खिला सुलाने के बाद मबरूक की पत्नी हफीसा काफी देर से उसका इंतजार कर रही थी कि 12:30 बजे उसे अपने पति की गाड़ी का हॉर्न सुनाई देता है। वो दौड़कर दरवाजा खोलती है तो थका हारा मबरूक बिना कुछ बोले चुपचाप अंदर आ जाता है। हाथ मुंह धोने के बाद मबरूक नीचे जमीन पर बिछी एक चटाई पर बैठ जाता है और खाना परोसने के बाद हफीसा भी उसके पास आकर बैठ जाती है। तो क्या हुआ इस बार, क्या कहा उन लोगों ने? थोड़ी सी चिड़चिड़ी लग रही हफीसा ये पूछती है तो अपने मुंह में एक निवाला डालते हुए मबरूक उत्तर देता है, क्या कहेंगे यार, 5 घंटे इंतजार कराया और मुश्किल से 5 मिनट भी नहीं मिले। वैसे कह रहे थे कि अगले महीने तक सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये अच्छा है, वो पैसे देंगे नहीं और नौकरी आप छोड़ोगे नहीं। बच्चों को क्या अपना कलेजा काट के खिला दूं? हफीसा की एक खरी खोटी सुनना मबरूक के लिए रोज की बात हो गई थी। पिछले 2 महीनों से उसे सैलरी जो नहीं मिली थी और इसी बात को ले उसके घर में अब लगभग रोज झगड़ा हुआ करता था। अगले दिन की दोपहर तक मबरूक के काम पर और बच्चों के स्कूल जाने के बाद हफीसा घर के कामों में लगी हुई थी कि तभी उसे बाहर गली से कबाड़ी वाले की आवाज सुनाई देती है। वो दौड़कर दरवाजे पर आती है और इस कबाड़ी वाले को आवाज मारने लगती है, अरे सुनो, छत पर कुछ सामान पड़ा है, जरा उसे लेते जाओ। ये सुन अपना ठेला साइड में लगाने के बाद वो कबाड़ी वाला घर के अंदर चला जाता है। उसके अंदर जाते ही हफीसा घर का दरवाजा बंद कर देती है और फिर दोनों एक दूसरे को कस के गले लगा लेते हैं। ये कबाड़ी वाला असल में कबाड़ी वाला नहीं बल्कि मोसाद का एक अंडरकवर एजेंट था और हफीसा का पति मबरूक गाजा में सक्रिय हमास का एक सीनियर मिलिट्री कमांडर, एक आतंकी कमांडर जो दर्जन भर इजरायली नागरिकों की मृत्यु के लिए सीधा जिम्मेदार था। पिछले 6 महीनों से हफीसा के साथ अफेयर चला रहे मोसाद के इस एजेंट का कोड नेम था ओरायन और ये इतने वर्षों से गाजा में अंडरकवर काम कर रहा था कि इसके लिए वास्तविकता और कल्पना के बीच का अंतर अब थोड़ा सा धुंधला होने लगा था। अरे ये सब बाद में करेंगे, पहले बताओ कि कल रात क्या हुआ, क्या बोला तुम्हारा पति? हफीसा को थोड़ा सा पीछे हटाते हुए एजेंट ओरायन ये पूछता है तो हल्का सा मुंह बनाते हुए वो उत्तर देती है, कुछ भी नहीं हुआ। कल वैसे वो और कुछ कमांडर्स किसी अलगूल से मिलने गए थे। सबने डिसाइड किया है कि अगर 1 महीने और सैलरी नहीं मिली तो वो और उनके फाइटर्स हथियार छोड़ देंगे। क्या कहा तुमने? अलगूल, हमास का पेरोल हेड मोहम्मद अलगूल। हफीसा के मुंह से नाम सुन एजेंट ओरायन बुरी तरह चौंक जाता है। हाँ, वही मुआ होगा ना जो इनकी तनख्वाह नहीं दे रहा, बाकी मुझे क्या पता। ये सुनते ही एजेंट ओरायन एक बार फिर हफीसा को गले लगा लेता है। ये अपने करियर में उसको मिली आज तक की सबसे बड़ी इंटेलिजेंस थी और शायद उसके यहाँ से बाहर निकलने का टिकट भी। हफीसा मेरी जान, तुम्हें पता भी है कि तुम कितनी औसम हो? हैं, पता है? अरे बताओ ना, पता है तुम कितनी औसम हो? चलो अब मैं चलता हूँ, ज्यादा देर रुका तो किसी को शक हो जाएगा, ठीक है? इस दिन की रात तक एजेंट ओरायन की इंटेलिजेंस मोसाद हेडक्वार्टर्स तक पहुंच जाती है। इंटेलिजेंस जिसके अनुसार हमास के कमांडर्स को पिछले 2 महीनों से सैलरी नहीं मिली थी। जमीन पर इजरायली फौज और मोसाद से लड़ने वाले हमास कमांडरों के परिवार भूखे पेट सोने को मजबूर थे और हमास के करोड़पति फौजी लीडर्स अपनी 4 पत्नियों के साथ दोहा जैसे शहरों में जी भर के ऐश कर रहे थे। ये वो समय था जब गाजा स्ट्रिप के ऊपर हमास ने कब्जा किया हुआ था। यहाँ से छोड़े जाने वाले हमास के रॉकेट्स रोज इजरायली शहरों के ऊपर कहर बरपा रहे थे और हमास द्वारा इजरायली फौजियों और सिविलियंस के अपहरण अपने चरम पर पहुंच चुके थे। एजेंट ओरायन से मिली यह जानकारी मोसाद के लिए इंटेलिजेंस नहीं बल्कि एक अत्यंत सुनहरा अवसर था, अवसर जिसका लाभ उठा हमास को पाई के लिए मोहताज किया जा सकता था। अब मोसाद गाजा में आने वाले पैसे का गला घोंट इस इजराइल विरोधी आतंकी संगठन के अंदर विद्रोह करवाना चाहती थी और इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए रचे गए मिशन को नाम दिया गया था ऑपरेशन क्रॉस हेयर्स।
जुलाई 2014 के अंत में मोसाद चीफ तमीर पार्दो निर्णय कर चुके थे कि चाहे कुछ भी हो जाए गाजा के अंदर डॉलर का एक नोट तक प्रवेश नहीं करना चाहिए। उन्हें पता था कि इस समय हमास के कमांडर एक एक पाई को मोहताज हैं। उनके पास ढंग के कपड़े तो छोड़िए, खाना खाने तक के पैसे नहीं हैं, और यदि हालात इसी तरह बने रहे तो जल्दी हमास इजराइल के आगे घुटने टेकने को मजबूर हो जाएगा। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से ग्रीन सिग्नल मिलते ही इजराइल की सिग्नल इंटेलिजेंस ब्रांच यूनिट 8200 के ड्रोन्स और इजरायली एयरफोर्स के सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट 24/7 गाजा के ऊपर मंडराने लगते हैं। गाजा के अंदर और बाहर जाने वाले सभी महत्वपूर्ण एक्सेस पॉइंट्स पर आईडीएफ की स्पेशल फोर्सेस एक बाज की तरह आंखें गड़ाकर बैठ जाती हैं और गाजा के हर गांव, कस्बे और शहर में मौजूद मोसाद के अंडरकवर नेटवर्क को हाइपर एक्टिवेट कर दिया जाता है। इधर मोसाद और आईडीएफ ने गाजा स्ट्रिप को 5 दिशाओं से पूरी तरह सील कर दिया था और उधर हर बीतते दिन के साथ हमास नेतृत्व की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। हमास के नेता जानते थे कि अगर जल्दी उनके कमांडर्स को पैसे मिलने शुरू नहीं हुए तो वो अपने हथियार छोड़ सकते हैं और संगठन में विद्रोह की चिंगारी भी छिड़ सकती है। इसीलिए हमास के लीडर्स अब इजिप्ट से लेकर लेबनान और सीरिया से लेकर ईरान तक कॉल्स करने में लग जाते हैं। कॉल्स जिनका उद्देश्य कुछ भी करके गाजा में इजराइल से लड़ रहे हमास कमांडर्स तक पैसे पहुंचाना था। अगस्त 2014 के पहले हफ्ते में यूनिट 8200 द्वारा एक फोन कॉल इंटरसेप्ट की जाती है। कॉल जिसके अनुसार जल्द ही एक बहुत बड़ी रकम गाजा के अंदर स्मगल की जाने वाली थी, लेकिन यह रकम कितनी होने वाली थी और इसे किस तारीख को कौन से रूट से गाजा के अंदर ले जाया जा रहा था, इस बारे में इंटरसेप्ट से कोई जानकारी नहीं मिल पाई थी। दिन था 23 अगस्त 2014। समय सुबह के 4 बजे और स्थान इजिप्ट के सिनाई में स्थित एक शहर अल अरीश। नदी किनारे बसे इस शहर के एक छोटे से घर में अनवर नाम का एक 28 वर्षीय आदमी कॉफी पीते हुए बार बार अपना फोन चेक कर रहा था, जैसे वो किसी कॉल या मैसेज का इंतजार कर रहा हो। कोई आधे घंटे इंतजार करने के बाद जब उसके फोन की घंटी बजती है तो वो तुरंत कॉल उठा लेता है और बिना कुछ बोले ठीक 5 सेकंड बाद काट भी देता है। इस कॉल के कोई 1.5 घंटे बाद अनवर और उसकी पत्नी अपने घर का दरवाजा खोल बाहर निकलते हैं, चारों तरफ अच्छे से नजरें घुमाते हैं और फिर लेदर के 4 बड़े बड़े सूटकेस घर के बाहर खड़ी एक गाड़ी में रख देते हैं। इसके बाद अपनी पत्नी को अलविदा बोल अनवर गाड़ी स्टार्ट करता है और ऊपर वाले को याद करने के बाद अपनी यात्रा पर निकल जाता है। वैसे तो इससे पहले भी कई बार वो इस प्रकार की यात्राओं पर जा चुका था, लेकिन इस बार उसकी पत्नी को कुछ ज्यादा ही घबराहट हो रही थी और इसका एक बहुत अच्छा कारण भी था। अनवर की गाड़ी में रखे उन 4 सूटकेसेस में पूरे $13 मिलियन भरे हुए थे। असल में अनवर हमास के लिए काम करने वाला एक कुरियर था और ये डॉलर्स उसे आज रात तक किसी भी हालत में गाजा के बॉर्डर तक पहुंचाने थे। इससे पहले भी अनवर 3 बार हमास के लिए पैसे डिलीवर कर चुका था, लेकिन हर बार रकम 2-4 लाख से ज्यादा नहीं होती थी। इस बार उसे करोड़ों की राशि डिलीवर करनी थी, राशि जिसका प्रयोग हमास कमांडर्स को उनकी तनख्वाह देने के लिए किया जाना था। अनवर जानता था कि अगर उससे जरा सी भी गलती हुई तो उसे और उसके बीवी बच्चों को हमास द्वारा मारा ही जाएगा, लेकिन साथ ही उसके रिश्तेदारों को भी ढूंढ ढूंढ कर अत्यंत बेरहमी के साथ खत्म कर दिया जाएगा। पहले से निर्धारित प्लान के अनुसार सिनाई का रेगिस्तान क्रॉस करने के बाद अनवर को इजिप्ट और गाजा के बॉर्डर पर स्थित हमास के एक सेफ हाउस तक पहुंचना था। लगभग 50 किलोमीटर लंबे सफर के दौरान अनवर को 3 बार गाड़ियां भी बदलनी थीं, जिन्हें पहले ही अपने स्थान पर खड़ा कर दिया गया था। इजिप्ट की सीक्रेट पुलिस और सिनाई के रेगिस्तान में सक्रिय बदौइन गैंगस्टर्स को पहले ही उनका हिस्सा भिजवा दिया गया था, जिससे कि अनवर की गाड़ी बिना किसी बाधा के आगे बढ़ती रहे। अपने इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण डिलीवरी के लिए हमास ने अनवर को चुना था, क्योंकि दुनिया की किसी भी इंटेलिजेंस एजेंसी को उसकी असली पहचान के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। अनवर के साथ सिक्योरिटी या बॉडीगार्ड्स का ना होना भी हमास का एक सोचा समझा निर्णय था, क्योंकि बॉडीगार्ड्स के साथ में होने का मतलब था सामान्य से ज्यादा गतिविधि, और गतिविधि होने का केवल एक ही मतलब था, मोसाद की पकड़ में आना। दोपहर के 3 बजे तक अनवर अपने सबसे पहले स्टॉप पर पहुंच जाता है, जहां उसके रुकने के लिए एक टेंट और 5वीं गाड़ी का इंतजाम भी किया गया था। चारों सूटकेसेस को इस गाड़ी में रखने के बाद अनवर टेंट लगाता है और कुछ खाने के बाद अंदर लेट अंधेरा होने का इंतजार करने लगता है। पूरी तरह अंधेरा होते ही अनवर गाड़ी में बैठ अपने अगले स्टॉप के लिए निकल जाता है और कई 2 घंटे ड्राइव करने के बाद बॉर्डर पर स्थित एक 2 मंजिला सेफ हाउस के बाहर पहुंच चुका होता है,
जहां हमास के कुछ एलीट कमांडोज पहले से ही उसका इंतजार कर रहे थे। चारों सूटकेसेस को बड़े आराम से बाहर निकाल ये कमांडोज अनवर के साथ सेफ हाउस के अंदर चले जाते हैं, जहां नमाज पढ़ने के लिए एक चटाई और खाने के लिए दस्तरखान पहले से ही बिछे हुए थे। हाथ मुंह धोने के बाद सेफ हाउस में मौजूद सभी लोग सबसे पहले नमाज पढ़ते हैं। इसके बाद पेट भर के चिकन करी के साथ चावल खाते हैं और फिर सूरज निकलने का इंतजार करने लगते हैं। हमास के इस 2 मंजिला सेफ हाउस के ठीक नीचे एक सुरंग बनी हुई थी, एक लंबी सी सुरंग जिसका दूसरा मुंह सीधा गाजा के अंदर जाकर मिलता था। सुबह के ठीक 5 बजे कमांडो अपने फोन से कोडवर्ड एसएमएस करता है। यह एसएमएस सुरंग की दूसरी तरफ गाजा के किश्ता गांव में इंतजार कर रहे उसके साथियों के लिए था और इस कोड का मतलब था कि हम कुरियर के साथ निकल रहे हैं। मैसेज डिलीवर होते ही यह कमांडो अपने फोन से सिम कार्ड निकाल उसे तोड़ देता है और फिर अनवर और सूटकेसेस के साथ 2 कमांडो सुरंग के अंदर घुस जाते हैं। कोई 2 घंटे सुरंग में चलने के बाद अनवर और दोनों कमांडो फिलिस्तीन के कब्जे वाले गाजा में पहुंच चुके होते हैं। सुरंग से बाहर निकलते समय अनवर के चेहरे की खुशी छिपाए नहीं छिप रही थी। उसका काम जो पूरा हो चुका था और अब वो अपने परिवार के पास वापस लौट सकता था। इसीलिए अनवर से उसका फोन मांगते हुए हमास कमांडो उससे कहता है, शुक्रान अनवर भाईजान, बहुत अच्छा काम किया आपने। आपकी इस मेहनत के बारे में अरे बता के गोली मारनी चाहिए ना, पूरी शर्ट खराब हो गई, कौन साफ करेगा इसे? अनवर के सर में पॉइंट ब्लैंक रेंज से दूसरे हमास कमांडो द्वारा गोली मार दी गई थी। साफ था कि इस बार हमास का नेतृत्व कोई गलती नहीं करना चाहता था। अनवर की बॉडी को ठिकाने लगाने के बाद चारों सूटकेसेस को एक काले रंग की मर्सिडीज में रख दिया जाता है। अंगूरों की बेल से ढककर खड़ी की गई इस मर्सिडीज की पिछली सीट पर मोहम्मद अलगूल बैठा हुआ था। हमास का पेरोल हेड जो डिलीवरी लेने आज खुद यहाँ आया हुआ था। इस समय अलगूल हमास के सबसे महत्वपूर्ण नेताओं में से एक था। ईरान और कतर के साथ फाइनेंसेस मैनेज करने के अलावा अलगूल हमास के लिए मिडिल ईस्ट में हवाला नेटवर्क भी चला रहा था। संगठन में किसको कितनी पेमेंट कब दी जानी है ये भी वही डिसाइड किया करता था और आज खुद उसका यहाँ पर आना दर्शा रहा था कि इस डिलीवरी को सफल करने के लिए हमास नेतृत्व कितना ज्यादा छटपटा रहा है। मर्सिडीज के ट्रंक को एक रस्सी से बांधने के बाद अलगूल अपने 2 बॉडीगार्ड्स के बीच पिछली सीट पर बैठ जाता है और फिर अपने ड्राइवर को उत्तर दिशा में स्थित बीतलैया नामक टाउन की तरफ चलने का इशारा करता है, जहां हमास के आतंकी फाइटर्स और इजरायली फोर्सेस के बीच लड़ाई चल रही थी। हमास के फाइटर्स बिना तनख्वाह के लड़ रहे थे और उनके नेतृत्व को कुछ भी करके आज रात से पहले उन तक ये पैसे जरूर पहुंचाने थे। अत्यंत सावधानी के साथ धीमी गति से आगे बढ़ रही अलगूल की मर्सिडीज 20 किलोमीटर का सफर तय कर चुकी थी कि तभी उसका सेलफोन बजने लगता है। कॉल उठा अलगूल अपने बॉसेस को डिलीवरी की अपडेट देने में लग जाता है। उसके दोनों तरफ बैठे बॉडीगार्ड चारों तरफ देखते हुए किसी प्रकार के खतरे को सूंघने का प्रयास कर रहे होते हैं कि तभी अचानक एक अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर आसमान में प्रकट होता है और इससे निकली एक हेलफायर मिसाइल अलगूल की मर्सिडीज से आकर टकरा जाती है। हमास के पेरोल हेड अलगूल की चमचमाती मर्सिडीज आग और गाढ़े काले धुएं के एक बादल में तब्दील हो चुकी थी। मांस और हड्डियों के साथ गाड़ी के टुकड़े चारों तरफ बिखर चुके थे और दूर दूर तक आसमान में डॉलर्स की बारिश हो रही थी। वो 13 मिलियन डॉलर जिनका इंतजार हमास नेतृत्व अपनी सांसें रोक कर रहा था, उनमें से ज्यादातर बर्बाद हो चुके थे और बचे कुछ एनोड्स गाजा की गलियों में बिखर रहे थे। ये मिसाइल स्ट्राइक हमास के लिए कितना बड़ा धक्का साबित होने वाली थी ये तो सबको पता था, लेकिन असली प्रश्न ये था कि इजराइल को इस डिलीवरी की भनक कैसे लगी। हमास के 13 मिलियन डॉलर्स कौन से रास्ते से कब कहां पहुंचेंगे, डिटेल्स इजराइल को आखिर कैसे मिली। अगस्त 2014 के उस दिन को जरा एक बार फिर याद कीजिए। वो दिन जब यूनिट 8200 द्वारा हमास के एक कॉल को इंटरसेप्ट किया गया था। कॉल जिससे यह पता चला था कि हमास द्वारा जल्द ही एक बड़ी रकम गाजा में स्मगल की जाने वाली है। इस इंटरसेप्ट के तुरंत बाद इजराइल की सभी एजेंसीज के बीच एक टॉप सीक्रेट मीटिंग होती है। ये रकम कब, कैसे और किस रास्ते से गाजा में पहुंचाई जाएगी और ये काम कौन करने वाला है। इस मीटिंग के बाद ये सभी डिटेल्स पता लगाने का जिम्मा मोसाद को सौंप दिया गया था।
लेकिन मोसाद की समस्या ये थी कि इस डिलीवरी की जानकारी अलगूल के अलावा हमास नेतृत्व में केवल 2-3 लोगों के पास ही थी और उस कॉल के बाद हमास के फोन नेटवर्क पर अब एक सन्नाटा पसर गया था। टाइम हाथ से निकला जा रहा था, मोसाद की छटपटाहट बढ़ती जा रही थी और शायद इसी के चलते गाजा में एक्टिव मोसाद के 4 एजेंट्स एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी या फिर यूं कहें कि बहादुरी कर बैठते हैं। इंटेलिजेंस हासिल करने के लिए कुछ ज्यादा ही उतावले हो चुके एजेंट्स एक सफेद रंग की गाड़ी में बैठ सिनाई की खाक छानने में लग जाते हैं। 17 अगस्त 2014 के दिन एक सफेद गाड़ी को सिनाई के रेगिस्तान में देख यहाँ सक्रिय बिदोई डाकुओं के स्पॉटर्स को लगता है कि शायद हमास की गाड़ी है। वो कंफर्म करने के लिए अपने बॉसेस को फोन करते हैं तो उन्हें बताया जाता है कि हमास की गाड़ी तो 23 अगस्त के दिन यहाँ से निकलेगी, आज नहीं। ये पता चलते ही बिदोई डाकू तुरंत मोसाद एजेंट्स की गाड़ी का पीछा करना शुरू कर देते हैं, लेकिन पकड़े जाने से ठीक पहले एक एजेंट किसी तरह अपने फोन से एक मैसेज तेल अवीव भेजने में सफल हो जाता है। मैसेज जिसमें ये लिखा हुआ था, मोसाद एजेंट्स की गाड़ी और कपड़ों की तलाशी लेने के बाद ये डाकू उनकी आंखों पर पट्टी बांध देते हैं और फिर इन चारों को एक एसयूवी में डाल अपने अड्डे की तरफ निकल पड़ते हैं। लेकिन इससे पहले कि वहां तक पहुंच पाते दूर आकाश में गड़गड़ की एक आवाज गूंजने लगती है। घबराहट के मारे डाकू अपनी एसयूवी को फुल स्पीड पर दौड़ाना शुरू कर देते हैं, लेकिन उस आवाज से बच नहीं पाते और देखते ही देखते कि दोनों एजेंट से भरे 2 अपाचे हेलीकॉप्टर्स इनकी एसयूवी के सामने आ जमीन पर फायरिंग करने लगते हैं। रेत में धस रही 50 mm की दैत्यकाय गोलियों का शोर इन डाकुओं के हाथ पैर सुन्न कर देता है। जल्दी ने समझ में आ जाता है कि सरेंडर करने के अलावा इनके सामने कोई विकल्प नहीं है और ये सभी के सभी अपने हाथ ऊपर उठा चुपचाप गाड़ी से बाहर आ जाते हैं। अब इन बिदोई डाकुओं के हाथ पैर बंधे हुए थे और मोसाद के एजेंट्स इनसे पूछताछ कर रहे थे और काफी देर प्रयास करने के बाद भी इन डाकुओं का मुंह नहीं खुलवा पाए थे। लेकिन जब इनके एक साथी के घुटने में क्लोज रेंज से गोली लगती है तो ये सब के सब डाकू से पोपट बन जाते हैं। और इस तरह मोसाद को पता चलता है कि 23 अगस्त 2014 के दिन हमास द्वारा एक बड़ी रकम गाजा में स्मगल करवाई जाएगी और इस डिलीवरी का जिम्मा अनवर नाम के किसी कुरियर को सौंपा गया है। अब मोसाद को हमास के कुरियर का नाम तो पता चल गया था, लेकिन उसका एड्रेस, पहचान और डिलीवरी का एग्जैक्ट रूट नहीं। ये सब पता लगाने के लिए अब सिनाई में फैला मोसाद का अंडरकवर नेटवर्क शिकारी कुत्तों की तरह अनवर को ढूंढना शुरू कर देता है। 2 दिन बीतने के बाद भी मोसाद को अनवर की व्यक्तिगत डिटेल्स तो नहीं मिल पाती, लेकिन अपने खबरी से ये जरूर पता चलता है कि डिलीवरी रूट के बारे में अनवर को केवल 12 घंटे पहले यानी कि 22 अगस्त की शाम को बताया जाएगा। मोसाद का एक खबरी इजिप्ट में नकली डॉलर्स बेचने का काम करता था, जिसके चलते वो कई बार जेल भी जा चुका था और 2 साल पहले ऐसी ही एक जेल यात्रा के दौरान मोसाद ने उसे रिक्रूट किया था। ये खबरी अपने हैंडलर को बताता है कि डिलीवरी रूट का मैप अनवर तक पहुंचाने का जिम्मा इजिप्ट के गवर्नमेंट ऑफिसर को सौंपा गया है, लेकिन काफी प्रयास करने के बावजूद भी वो इस ऑफिसर का नाम पता नहीं कर पाया था। इस जानकारी से लैस मोसाद के एनालिस्ट समझ जाते हैं कि काम किसी ऐसे ऑफिसर को ही दिया गया होगा जो सिनाई या आसपास के इलाकों में एक्टिव हो। इसीलिए इजिप्ट की सरकार में काम कर रहे अपने एक हाई लेवल एसेट की मदद से मोसाद इजिप्ट की नेशनल पुलिस, मिलिट्री और सीक्रेट सर्विस में काम करने वाले उन सभी अफसरों की डिटेल्स निकलवा लेती है जो सिनाई में ऑपरेट कर रहे थे। इनमें से हर एक ऑफिसर की प्रोफाइल को गहराई से स्टडी किया जाता है और 2 दिन बाद 4 ऐसे नाम उभर कर सामने आ जाते हैं जो सिनाई में एक्टिव होने के अलावा हमास से रिश्वत भी ले रहे थे। तुरंत इन चारों के घरों पर 24/7 सर्वेलेंस बिठा दी जाती है। इनके मोबाइल फोन्स को इंटरसेप्ट किया जाने लगता है और केवल 12 घंटों की सर्वेलेंस में साफ हो जाता है कि वो इजिप्शियन अधिकारी आखिर कौन है जो अनवर को हमास का डिलीवरी रूट देने वाला है। इजिप्ट की सीक्रेट सर्विस के इस ऑफिसर का नाम था मोहम्मद लतीफ जबारी। SSIS में काम करने वाला जबारी पिछले 3 साल से हमास के पेरोल पर था। शराब, जुए और औरतों के शौकीन जबारी को उसकी सरकारी तनख्वाह पूरी जो नहीं पड़ रही थी। 2 साल पहले उसकी पत्नी बच्चों के साथ घर छोड़ अपने मायके चली गई थी और तब से बीरकतिया में स्थित उसका घर एक अय्याशी का अड्डा बन चुका था, जहां जबारी, उसके साथी ऑफिसर्स और कुछ हमास कमांडर्स हर रात रंगरलियां मनाया करते थे। 21 अगस्त की दोपहर SSIS के फील्ड ऑफिस में अपनी कुर्सी पर बैठा जबारी खर्राटे मार रहा था कि उसके फोन पर एक मैसेज आता है जिसमें एक लोकेशन के कोऑर्डिनेट्स और एक कोडवर्ड लिखा हुआ था। इस मैसेज के कोई 1 घंटे बाद जबारी अपनी गाड़ी में बैठ उस लोकेशन के लिए निकल जाता है। ये देखते ही उसके ऑफिस के बाहर तैनात मोसाद की सर्वेलेंस टीम उसके पीछे लग जाती है और एक मेड इन इजराइल ड्रोन भी उसकी गाड़ी को ट्रैक करना शुरू कर देता है।
कोई 2 घंटे ड्राइव करने के बाद जबारी 80 किलोमीटर दूर हसना नामक एक कस्बे में पहुंच चुका था, जहां टूटे फूटे से एक मंजिला घर के बाहर अपनी गाड़ी को पार्क करने के बाद वो इस घर के अंदर घुस जाता है। इस घर के ऊपर उड़ रहा इजरायली हेरॉन ड्रोन अपने थर्मल कैमरा से घर के अंदर की तस्वीरें खींचना शुरू कर देता है, जिनके अनुसार इस घर में कुल 3 कमरे बने हुए थे। सबसे आगे वाले कमरे में 2 और बाकी दोनों में एक आदमी बैठा हुआ था, जबकि ऊपर छत पर एक टीन शेड के नीचे काफी सारे हथियार रखे हुए थे। साफ था कि किसी सिविलियन का घर नहीं बल्कि एक सेफ हाउस था और अंदर मौजूद 4 आदमी हमास के ऑपरेटिव्स। घर के अंदर प्रवेश करते ही जबारी अपने फोन पर आया वो कोड यहाँ मौजूद एक आदमी को दिखा देता है, जिसके बाद यह आदमी जबारी से यही इंतजार करने को बोल अंदर वाले कमरे में चला जाता है। और ठीक इसी समय 600 किलोमीटर दूर हाईटेक वॉर रूम में बैठे मोसाद और शिन बेत के अधिकारी आगे का प्लान बनाने में लग जाते हैं। मैं तो कहता हूँ कि अभी के अभी सेफ हाउस पर रेड कर देते हैं। ठीक से इंटेरोगेशन करेंगे तो इनमें से कोई ना कोई तो अपना मुंह खोलेगा ही। क्यों? एक मोसाद ऑफिसर ये कहता है तो शिनबेत का एक सीनियर एजेंट उसे तुरंत टोक देता है। एंड हाउ डू यू नो कि इन्हें अनवर के बारे में कुछ पता भी होगा? ये लोग सवाल नहीं पूछते, बस चुपचाप अपने ऑर्डर्स फॉलो करते हैं। हमें बिना किसी एक्शन के जबारी से ही सब पता लगाना होगा। आगे क्या करना है मोसाद और शिनबेत के ऑफिसर्स इसके ऊपर बहस कर ही रहे थे कि तभी उस सेफ हाउस में वो आदमी जबारी के पास वापस आता है और बिना कुछ बोले उसके हाथ में एक एनवेलप थमा देता है। ये लिफाफा अपने कोट के अंदर वाली जेब में डाल जबारी अपनी गाड़ी में बैठ वापस बीरकतिया के लिए निकल जाता है, जहाँ से उसे अगले दिन अनवर के घर जाए लिफाफा खुद व्यक्तिगत रूप से उसको हैंड ओवर करना था। गाइस, हमारे पास यही मौका है, वी हैव टू डू समथिंग राइट नाउ। हसना में उस सेफ हाउस के बाहर मौजूद मोसाद एजेंट्स में से एक अपने रेडियो में कहता है तो दूसरी तरफ से खुद मोसाद चीफ की आवाज आती है। लिसन टू मी वेरी केयरफुली, तुम कुछ नहीं करोगे एंड दैट्स माय फकिंग ऑर्डर। चुपचाप लॉन्ग राइडर का पीछा करते रहो, गॉट इट? लॉन्ग राइडर मोसाद द्वारा जबारी को दिया गया कोड नेम था। रास्ते में रुककर एक इल्लीगल बार में थोड़ी शराब पीने के बाद शाम 7 बजे तक जबारी अपने घर वापस पहुंच जाता है। वैसे तो जबारी के घर पर हर रात पार्टी हुआ करती थी, लेकिन आज की रात उसने ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं बनाया था। वो जानता था कि अगले दिन की डिलीवरी हमास के लिए कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण है और अगर उसकी वजह से कुछ भी गड़बड़ हुई तो उसका क्या अंजाम होगा। इसीलिए अपने घर पहुंचने के बाद जबारी सबसे पहले नहाता है, खाना खाता है और फिर थोड़ी देर टीवी देखने के बाद 9 बजे तक सोने के लिए लेट जाता है। रात के लगभग 12:30 बजे जबारी पहली मंजिल पर स्थित अपने बेडरूम में गहरी नींद सो रहा था कि अचानक उसके बेडरूम में गैस भरने लगती है और केवल कुछ ही मिनटों के अंदर गहरी नींद सो रहा है जबकि सीक्रेट सर्विस का ऑफिसर गहरी बेहोशी में डूब जाता है। मोसाद के आधा दर्जन के दोनों ऑपरेटिव जबारी के घर में घुस चुके थे। जबारी को बेहोश करने के लिए प्रयोग की गई इस गैस को इजराइल के IIBR द्वारा तैयार किया गया था। किसी भी प्रकार की दुर्गंध से पूरी तरह रहित एक अदृश्य गैस जो केवल 30 सेकंड के अंदर अपने टारगेट को 6 से 8 घंटे के लिए बेहोश कर सकती थी। और सबसे अच्छी बात यह थी कि वापस होश में आने के बाद टारगेट को कुछ याद भी नहीं होता था। लेकिन आज से पहले IIBR की इस गैस का प्रयोग केवल खरगोश और चूहों के ऊपर ही किया गया था, इसीलिए कंफर्म करना बहुत ज्यादा आवश्यक था कि जबारी बेहोश हुआ भी है या नहीं। इसीलिए गैस मास्क पहने के दौरान का एक एजेंट दबे पांव जबारी के पास आता है और अपनी टॉर्च के पिछले हिस्से को उसके तलवों पर रगड़ने लगता है। पैरों में तो कोई मूवमेंट नहीं है और उसकी सांस भी चल रही है। अब मुझे लगता है कि बेहोश हो गया है। ऑल क्लियर। जैसे ही एजेंट अपने रेडियो पर यह शब्द बोलता है, ग्राउंड फ्लोर पर मौजूद 2 एजेंट्स उस लिफाफे को ढूंढने में लग जाते हैं और इस समय तक घर की छत पर पहुंच चुके 2 और एजेंट्स अपने नाइट विजन बाइनोकुलर से चारों तरफ नजर रखना शुरू कर देते हैं। कोई 5 मिनट तलाशी लेने के बाद किदौन को टीवी कैबिनेट के ड्रॉर से वो लिफाफा मिल जाता है, लेकिन अब समस्या ये थी कि लिफाफा सील्ड था। इन किदौन एजेंट्स को साफ निर्देश दिए गए थे कि लिफाफे पर एक भी निशान या सलवट नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि ऐसा होने से जबारी को शक हो जाता, वो हमास को इन्फॉर्म कर देता और ये पूरा ऑपरेशन ही खटाई में पड़ जाता। ड्राइंग रूम में दोनों किदौन एजेंट्स की खुसर पुसर सुन जबारी पर नजर रख रहा एजेंट भी नीचे आ जाता है और थोड़ी देर कुछ सोचने के बाद रसोई में जा पानी से भरी एक केटली गैस स्टोव के ऊपर रख देता है। पानी उबलने के बाद ये एजेंट अत्यंत सावधानी के साथ एक फोर्सेप्स से उस लिफाफे को उठाता है और सील वाली साइड को केतली से निकल रही भाप के ऊपर पकड़कर खड़ा हो
जाता है। केवल कुछ ही सेकंड में लिफाफे की सील पर लगा गोंद ढीला पड़ने लगता है, जिसके बाद लिफाफे को एक मेज पर रखी एजेंट एक चाकू से उसे खोल देता है। इस लिफाफे के अंदर एक हाथ से बना नक्शा था जिसमें गाड़ियों को बदलने वाले पॉइंट्स और उस सेफ हाउस की लोकेशन को मार्क किया गया था जिसके नीचे गाजा जाने वाली सुरंग बनी हुई थी। एक हैंडहेल्ड डिवाइस से इस मैप को स्कैन करने के बाद एजेंट्स इसे एनवेलप में वापस डाल देते हैं और बहुत ही सावधानी से उसे दोबारा सील करने के बाद दबे पांव इस घर से बाहर निकल जाते हैं। अगले दिन की सुबह हो चुकी थी और घड़ी में घंटे की सुई 10 के पार चली गई थी, लेकिन जबारी अब तक सोकर नहीं उठा था। उसके घर के बाहर तैनात मोसाद की सर्विलेंस टीम लगातार अपने हेडक्वार्टर्स को अपडेट कर रही थी और अभी तक जबारी का सोकर ना उठना उन्हें अब थोड़ा सा चिंतित कर रहा था, क्योंकि इस बात की पूरी संभावना थी कि गैस की डोज कुछ ज्यादा हो गई थी और गहरी नींद सो रहा जबारी हमेशा हमेशा के लिए सो गया था, यानी कि मोसाद के पूरे मिशन पर पानी फिर चुका था। मैप वाला लिफाफा ले जबारी को आज शाम तक अनवर के घर पहुंचना था और उसके पीछे पीछे मोसाद को, लेकिन ऐसा होने के लिए आवश्यक था कि जबारी टाइम से सोकर उठे और रोज की तरह अपना दिन एक नॉर्मल तरीके से गुजारे। अब सुबह के 11 बज चुके थे और अभी भी जबारी के घर में किसी भी प्रकार की गतिविधि नहीं हो रही थी। कोई और रास्ता न देख मोसाद हेडक्वार्टर से सर्वेलेंस टीम के एक एजेंट को जबारी के घर की घंटी बजाने के लिए कहा जाता है। जबारी के घर से कोई 1 किलोमीटर दूर अपने साथियों के साथ तैनात इस एजेंट का कोड नेम था साइलेंट डांसर। हेडक्वार्टर से आदेश मिलते ही एजेंट डांसर अपनी गाड़ी से बाहर निकलता है और जबारी के घर की तरफ चलने लगता है और कोई 10 मिनट बाद मेन गेट पर पहुंच जैसे ही डोरबेल बजाने के लिए अपना हाथ ऊपर उठाता है, उसके कान में घबराई हुई आवाज सुनाई देती है। अबॉर्ट अबॉर्ट, लॉन्ग राइडर जाग गया है, अभी वहां से निकलो। आई रिपीट, लॉन्ग राइडर जाग गया है। लॉन्ग रेंज टैक्टिकल बाइनोकुलर से जबारी के बेडरूम को देख रहे अपने साथी एजेंट से मैसेज मिलते ही एजेंट डांसर तुरंत पीछे घूमता है और फुल स्पीड में अपनी गाड़ी की तरफ दौड़ना शुरू कर देता है। उधर घर के अंदर अभी अभी सोकर उठे जबारी को आज अपना सर कुछ ज्यादा ही भारी लग रहा था। यार कल रात तो शराब भी ज्यादा नहीं पी, फिर ये हैंगओवर सा फील क्यों हो रहा है? लगता है साली उम्र हो गई है, अब ये शराब छोड़नी पड़ेगी। अपने आप से कहते हुए जबारी ब्लैक कॉफी बनाता है और उसमें थोड़ा सा वोडका डाल टीवी देखते हुए पीना शुरू कर देता है। नहा धोकर तैयार होने के बाद जबारी अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है, जहां 3 घंटे बिताने के बाद वो एक बार फिर अपनी गाड़ी में बैठता है और दक्षिण दिशा में ड्राइव करने लगता है। एक उचित दूरी बना मोसाद की सर्वेलेंस टीम भी उसका पीछा करना शुरू कर देती है। शाम के 6 बजे तक साफ हो ही जाता है कि जबारी आखिर कहां जा रहा है। लगभग 6:30 बजे सिनाई के अल-अरीश शहर पहुंच वो एक घर के बाहर रुकता है और वोडका के कुछ घूंट भरने के बाद गाड़ी से नीचे उतर इस घर का दरवाजा खटखटाने लगता है। कोई 2 मिनट बाद इस घर का दरवाजा खुलता है तो एक जवान हट्टा कट्टा आदमी बाहर आता है और जबारी के हाथ में अपना फोन रख देता है। कुछ सेकंड इस फोन पर किसी से बात करने के बाद जबारी अपने कोट की जेब से वो लिफाफा निकाल चुपचाप इस आदमी को पकड़ा देता है और फिर वापस अपनी गाड़ी में बैठ यहाँ से चला जाता है। जबारी के ऊपर नजर रख रही मोसाद की सर्वेलेंस टीम समझ जाती है कि हो ना हो यह हट्टा कट्टा आदमी अनवर है। हमास के $13 मिलियन की पहेली अब पूरी तरह सुलझ गई थी। मोसाद को हमास के कुरियर की पहचान और डिलीवरी रूट दोनों ही पता चल चुके थे और अब उसके सामने वही सवाल सर उठाए खड़ा था जो हमेशा से ही इंटेलिजेंस की दुनिया को परेशान करता आया है, टू एक्ट राइट नाउ और टू वेट अ बिट लॉन्गर। मोसाद हेडक्वार्टर्स में अब इस बात पर बहस होने लगती है कि क्या आज रात ही अनवर के घर से उन $13 मिलियन को गायब कर दिया जाए या फिर उसका पीछा करके ये पता लगाने का प्रयास किया जाए कि वो ये पैसा किसको डिलीवर करने वाला है। काफी विचार विमर्श करने के बाद निर्णय लिया जाता है कि अनवर को न्यूट्रलाइज नहीं बल्कि टेल किया जाएगा। इस निर्णय के तुरंत बाद हैजर एयरबेस पर अपाचे हेलीकॉप्टर्स को तैयार करना शुरू कर दिया जाता है। एक बोइंग विमान में कंट्रोल सेंटर सेटअप कर दिया जाता है जिसे पूरे ऑपरेशन के दौरान आकाश में रहना था और इस बोइंग की मिड एयर रिफ्यूलिंग के लिए भी कुछ एयरक्राफ्ट्स को स्टैंड बाय मोड पर रहने का आदेश दे दिया जाता है। 23 अगस्त 2014 की सुबह किश्ता में सुरंग से बाहर निकलने के बाद जब उस हमास कमांडर द्वारा अनवर को गोली मारी गई थी तो इस पूरे दृश्य को आकाश में उड़ रहे इजरायली ड्रोन्स द्वारा रिकॉर्ड कर लिया गया था और इसके 2 घंटे बाद आईएफ चीफ अमीर अशेल से आदेश मिलते ही अपाचे हेलीकॉप्टर के पायलट द्वारा एक हेलफायर मिसाइल लॉन्च कर दी गई थी। मिसाइल जिसने अलगोल, उसकी गाड़ी और हमास के $13 मिलियन को खाक में मिला दिया था।
$13 मिलियन का नुकसान हमास के लिए एक बहुत बड़ा धक्का साबित होता है। बीत लहिया में लड़ रहे उसके कमांडर्स और फाइटर्स हथियार छोड़ अपने घरों को भागने लगते हैं और हमास के नेता अपने दोनों हाथ जोड़ इजराइल के सामने सीज फायर की प्रार्थना करने को मजबूर हो जाते हैं। मोसाद के ऑपरेशन क्रॉसहेयर्स का अंजाम यह होता है कि सालों से गाजा में चल रहा खून खराबा, इजरायली शहरों के ऊपर होने वाले रॉकेट हमले और अपहरण सब कुछ केवल 48 घंटों के भीतर पूरी तरह बंद हो जाते हैं। ऑपरेशन क्रॉसहेयर्स अपना उद्देश्य पूरा कर चुका था और मोसाद चीफ तमीर पार्दो की सोच बिल्कुल सही साबित हुई थी। वो ये कि हमास के ज्यादातर फाइटर्स ना ही धर्म के लिए हथियार उठाते हैं, ना ही राजनीति और ना ही किसी विचारधारा के लिए, बल्कि वो तो सिर्फ और सिर्फ एक चीज के लिए इजरायलियों का खून बहाते हैं, पैसा। और यदि इस पैसे का ही गला घोट दिया जाए तो ईरान जैसे देशों का समर्थन होने के बावजूद भी हमास को उसके घुटनों पर लाया जा सकता है।